नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चिराग पासवान के सवाल की होगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपराध को लेकर बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने गृह मंत्रालय के आंकड़ों के जरिए से दिया है। सवाल है कि चिराग पासवान बार बार अपनी ही सरकार पर हमला क्यों कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज होती जा रही है। बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान का हमला भी नीतीश सरकार पर तेज होते जा रहा है। चिराग पासवान ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर निशाना साधा। चिराग ने लिखा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। बिहार में अपराध की घटनाओं पर चिराग के पोस्ट ने बिहार की सियासत गरमा दी है। विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि बिहार में अपराधी राज कायम है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हालिया हत्याओं का कारण जमीन माफिया, बालू माफिया और आरजेडी के गठजोड़ को बताया। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है, सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है। जबकि बार बार चिराग पासवान और उनकी पार्टी की ओर से किए जा रहे हमले का जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गृह मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए दिया कि देश में कहीं भी अपराध नहीं होता है, चुगलखोरी भी नहीं होता है, केवल और केवल बिहार में, बाकी कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये कटाक्ष किस पे है भाई? मैं तो कह रहा हूं कि माननीय अमित शाह जी का जो विभाग है उसके आंकड़े सही नहीं है। हाल के दिनों में जिस ढंग से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का रुख रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि चिराग पासवान बार बार अपनी ही सरकार पर हमला क्यों बोल रहे हैं। आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं और चिराग के मन में आखिर क्या चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और बुलेटिन में अब बात बिहार में चल रही मैराथन बैठक की होगी। बड़ी खबर पटना से है। महागठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। तेजस्वी आवाज से इंडिया अलायंस के नेता बाहर निकल चुके हैं। बिहार चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। इंडिया गठबंधन की ये 5वीं बड़ी बैठक थी, जो कि काफी देर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही थी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान भी दिया। सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो चुकी है, ये बयान उन्होंने दिया। बैठक खत्म होने के बाद महागठबंधन के पास बिहार के लिए बहुत बड़ा विजन है। तेजस्वी ने कहा कि मीटिंग काफी अच्छी रही, काफी देर तक ये बैठक चली। तेजस्वी ने अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को एक बार फिर से घेरा है। और इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक थी, जो कि संपन्न हो चुकी है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया। हमारा कार्यक्रम रहेगा, हर एक चीज की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, काफी लंबी बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बात शुरू। तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगी? क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला, देखने वाला बिहार में नहीं रहेगा। और उधर नालंदा के राजगीर में भी बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज की बैठक में बीजेपी के संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ प्रदेश और जिला स्तर के दूसरे नेता भी शामिल हुए। बिहार चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। काफी देर से यह बैठक चल रही है। जिला स्तरीय संगठन के नेताओं के साथ ही चुनावी रणनीति पर कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को महत्वपूर्ण चुनावी टिप्स दिए जा रहे हैं।
और वहीं बिहार में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर का वित्त विभाग ने खंडन कर दिया है। वित्त विभाग ने प्रेस रिलीज इसको लेकर जारी किया और कहा कि वित्त विभाग ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सहमति अपनी नहीं दी है और ऐसे फैसले को वित्त विभाग की तरफ से खंडित किया जाता है। और उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने ऐसी खबरों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। तो देखिए, एक खबर चली कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की सोच रही है सरकार, लेकिन अब वित्त विभाग की तरफ से इस खबर का खंडन कर दिया गया। दरअसल जानकारी ये मिली कि वित्त विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है, लेकिन वित्त विभाग का कहना है कि इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव उनके विभाग में नहीं है। वित्त विभाग ने कहा कि ऐसी खबरें सिर्फ भ्रामक है, तथ्यों से परे हैं और इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी की गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति जो आप देख रहे हैं आपके सामने है और उसमें वित्त विभाग ने ये साफ किया है कि ये खबर सही नहीं है, भ्रामक है और तथ्यों से परे है। और पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेट्रो का नया कोच गुजरात से पटना पहुंच रहा है। पटना में अब जल्द मेट्रो आपको दौड़ती हुई दिखेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। रफ्तार भरती मेट्रो की ऐसी तस्वीरें बस कुछ ही दिनों में पटना में भी नजर आएगी। राजधानी में जल्द मेट्रो दौड़ेगी, जिसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। प्लास्टिक से ढकी हुई पटना मेट्रो की ये बोगिया गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित सावली से पटना मंगाई जा रही हैं। लगभग 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे मेट्रो ट्रेन के इन डिब्बों में सवार होकर पटना के लोग सिर्फ 15 मिनट में मलाही पकड़ी से बेरिया बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे। मेट्रो के परिचालन से पटना की सड़कों पर बढ़ रहा ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, साथ ही शहर वासियों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। सबसे पहले 5 स्टेशंस के बीच परिचालन शुरू होगा। ISBT, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चक और मलाही पकड़ी में बने एलिवेटेड स्टेशंस पर पहली मेट्रो दौड़ेगी। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। तेजी से ट्रैक बिछाने के साथ ही ट्रेन को सेट करने का काम भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक और टेलीकॉम सिग्नलिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। 15 अगस्त को पहले चरण के तहत मेट्रो का शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि इस साल मेट्रो की सौगात पटना में मिलेगी। उसके मद्देनजर यहाँ पर मेट्रो का डिपो लगभग बनकर तैयार है। पटना मेट्रो के कुल 26 स्टेशन और 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं। दानापुर से खेमनी चक तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तैयार किया गया है। लगभग 9 किलोमीटर में मेट्रो का टनल रूट भी तैयार हो रहा है। जल्द ही दिल्ली की तरह भूमिगत स्टेशन पर भी लोग मेट्रो के सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। गुजरात के सावले स्थित एल्स्टॉम कंपनी की फैक्ट्री में बने ये मेट्रो कोच जल्द पटना में उतरने वाले हैं। पिलर नंबर 133 के पास बने डिपो के रैक के पास उतारा जाएगा और यहीं पर तकनीकी जांच के बाद ट्रायल की प्रक्रिया भी शुरू होगी और उसके बाद पटना वासी मेट्रो की सरपट सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर लगातार सियासत हो रही है। एनडीए का कहना है कि बिहार में तेजी से निवेश हो रहा है, लेकिन विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि निवेश के नाम पर छलावा सरकार कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसके दावे में आखिर कितना दम है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में माहौल बदल रहा है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में राज्य में लगातार नए नए उद्योग लग रहे हैं। बदलते बिहार में न सिर्फ निवेश का माहौल बन रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर देश के जाने माने उद्योगपति बिहार में निवेश भी कर रहे हैं। बिहार में उद्योगपतियों की दिलचस्पी से सरकार उत्साहित है। बिहार आज एक नई औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार है और हम अक्सर कह रहे हैं कि बिहार है तैयार, और आज बिहार ने वो क्षमता है
कि पूरे पूर्वी भारत का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनकर के उभर रहा है। नीतीश सरकार निवेशकों के लिए हर तरह का माहौल बनाने में जुटी है। साल 2006 में राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया, जिसके बाद निवेश प्रस्तावों की समीक्षा और क्लियरेंस प्रक्रिया सरल हो गई। साल 2006 में बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम भी लागू हो गया। साल 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट की शुरुआत की गई। बिजनेस कनेक्ट के जरिए 530 करोड़ से ज्यादा के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1,81,463 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो SIPB है उनके द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो बिहार के विभिन्न हिस्सों के साथ डिफरेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति दी गई है। बड़े बड़े निवेश भी आ रहे हैं, 1000 करोड़ से अधिक के निवेश भी आ रहे हैं। जाहिर है बिहार में निवेश का माहौल बदला है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल बिहार में 423 कंपनियों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई, जिसमें निवेश करने वाली प्रमुख कंपनियां हैं सन पेट्रोकेमिकल्स 36,700 करोड़ रुपए का निवेश, NHPC 5,500 करोड़ रुपए के निवेश का वादा, SLMG बेवरेजेस कोका कोला 3,000 करोड़ रुपए का निवेश, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़ रुपए का निवेश, श्री सीमेंट 800 करोड़ रुपए के निवेश का वादा। इन सभी कंपनियों को पहले चरण की मंजूरी मिल गई है। परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। बिहार में कंपनियों के बड़े निवेश को NDA नेता नीतीश सरकार की दूरदृष्टि बता रहे हैं। हालांकि विरोधी दल इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। बिहार में इंडस्ट्री के लिए NDA सरकार ने एक बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार किया है। यही आज का नया बिहार है। NDA की विकासपरक सोच और नीति के कारण आज टाटा ग्रुप, अडानी विल्मर, पेप्सिको, कोका कोला, ITC ब्रिटानिया, हीरो साइकिल्स जैसी बड़ी कंपनियां बिहार में अपने प्लांट स्थापित कर चुके हैं। देखिए, बिहार के गैर जिम्मेवार विपक्ष के लाख दुष्प्रचार और बिहार की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिशों के बावजूद निवेशक बिहार में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में सरकार के स्तर से जो निवेश के माहौल होने चाहिए वो नहीं बनाए जा रहे हैं। सरकार हर मामले में फिसड्डी है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए आकर्षक योजनाएं लाई गई हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप नीति, साथ ही क्लस्टर विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ और काम करना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करना चाहिए। जो लोग लगे हुए हैं इस पॉलिसी में, तो ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टर। बहुत सारे रेड टेपिज्म जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसको रिड्यूस करने के लिए जरूरत है। बिहार में तेजी से निवेश हो, इसके लिए बिहार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। गया का डोभी और पटना का बिहटा तेजी से उद्योग का केंद्र बन रहा है। गया के डोभी में राज्य का पहला और देश का सबसे विकसित औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। बिहार में अगर इसी तरह का माहौल रहा तो उम्मीद है बिहार निवेश को लेकर देश के अव्वल राज्यों में शामिल हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में अब निजी कंपनियां भी राज्य के विकास में सीधे भागीदार बन सकेंगी। वित्त विभाग ने बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR नीति 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व यानी कि CSR फंड के तहत बिहार की सरकारी योजनाओं में सीधे निवेश कर सकेंगी। इससे न केवल बिहार के विकास को और गति मिलेगी, बल्कि इस नीति से राज्य की सूरत भी बदली हुई नजर आएगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि एक CSR पोर्टल तैयार हो गया है, जिसे जल्द ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लॉन्च करेंगे, जिसके CSR के तहत निवेश करने वाली कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। CSR पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद निवेशकों को भटकना नहीं होगा। इस पोर्टल पर उन्हें एक ही जगह पर हर तरीके की जानकारी मिल पाएगी। बिहार सरकार जल्द ही इसको लेकर भव्य सेमिनार भी आयोजित करने जा रही है, जिसे देश की प्रमुख कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। बिहार स्टेट CSR पॉलिसी 2025 की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निर्गत की गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बिहार राज्य में CSR गतिविधियों को करने के संबंध में प्राइवेट कंपनियों को फैसिलिटेट करना, अर्थात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से
कई प्रकार के नए प्रावधानों का उल्लेख इस पॉलिसी में किया गया है और इसी पॉलिसी के अंतर्गत बिहार स्टेट CSR सोसाइटी के भी अप्रूवल की बात इसमें कही गई है। वित्त विभाग द्वारा पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से कंपनियों को, डोनर एजेंसियों को, क्रियान्वयन एजेंसियों को और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को एक समेकित पोर्टल के रूप में एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अगले सप्ताह किया जाना प्रस्तावित है और बहुत जल्द बिहार राज्य में जो भी कंपनियां CSR के क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए एक बिहार स्टेट CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और अगली खबर मधुबनी से, जहां मधुबनी में शराब तस्कर की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। डायल 112 की टीम पर लोगों ने पथराव किया। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बवाल और आक्रोश की ये तस्वीर मधुबनी की है, जहां पुलिस टीम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है। घटना मधवापुर थाना क्षेत्र के पिरोखर गांव की है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी के शक में पुलिस 2 नाबालिग शराब तस्करों का पीछा कर रही थी। बाइक का पीछा करने के दौरान 112 नंबर की गाड़ी से दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस की गोली से मौत का आरोप लगाया है। पैसा मंगल के, कमीशन पैसा मंगल के, कमीशन पैसा नहीं देला के बाद में वो की करके तुरंत ओकरा गोली मारल के, जेबी में से मोबाइल, जेबी में से दोनों के मोबाइल छीनल के, दोनों के पैसा छीनल के, गोली मारल के, तुरंत गाड़ी लगाओ भाग गेल। शराब तस्करों की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ NH 552 को जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी की। यहां तक कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की गाड़ी से हुई टक्कर में 2 शराब तस्कर की मौत के बाद मचे बवाल को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। एसपी ने इस पूरे मामले में लापरवाही के आरोप में डायल 112 टीम के ASI चतुर्भुज सिंह सहित पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। मैंने तत्काल प्रभाव से डायल 112 में जो ASI चंद्रमोहन सिंह थे और उनकी पूरी टीम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। 2 नाबालिग लड़कों की मौत पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। प्रशासन ने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की अब हर पहलू से जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से प्रशांत कुमार झा की रिपोर्ट। और अगली खबर समस्तीपुर से आपके सामने रखने जा रहे हैं। समस्तीपुर मंडल में आज रोजगार मेला के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। समस्तीपुर में रेलवे, भारतीय डाक विभाग और CISF में चयनित कुल 71 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इनमें से रेलवे के 55, डाक विभाग के 15 और CISF के 1 अभ्यर्थी को रोजगार मिला है। जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी ने भी कहा है, ये मेला जो है प्रधानमंत्री जी की देश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी सिलसिले में आज पूरे देश में कुल 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जिनमें से 71 इस मंडल में हैं। और इसी प्रकार से हर जगह ये मेले का आयोजन हो रहा है। हाजीपुर में भी हो रहा है, मुख्यालय में भी। और अगली खबर पटना से, जहां ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आज आखिरी दिन है। स्वास्थ्य मेले में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और उपलब्धियों पर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पहली बार पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्वास्थ्य मेले की सफलता के बाद अब जिला स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा। उन्होंने स्वास्थ्य मेले को राष्ट्रीय स्तर का मेला बताया और मेले की सफलता पर खुशी का इजहार किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। प्रकार का अनुभव 2 दिनों का इस स्वास्थ्य मेला का आया है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। जिस सोच के साथ हम लोगों ने पूरा इस योजना की कल्पना की थी, इस कार्यक्रम की कल्पना की थी, वो सरजमी पे उतर गया। इस का नाम हम लोगों ने आरोग्य पर्व स्वास्थ्य मेला रखा है। मतलब पर्व का सोच हो दिमाग में और मेला का माहौल हो और ये नहीं लगे कि हम अस्पताल में या किसी स्वास्थ्य जांच केंद्र में जा रहे हैं, कोई तनाव हो, हंसी खुशी मनोरंजन, ये इस प्रकार का वातावरण हो और उसमें सारे गंभीर कार्य भी हों। तो 2 दिनों में यहाँ हर प्रकार की गतिविधियां हुई हैं। ये एक अच्छा पहल होगा। ये पहला प्रयास था और पहले प्रयास में हम लोग सफल हुए हैं। गंभीर स्वास्थ्य परीक्षण से लेके परिचर्चा से लेके टीकाकरण से लेके जागरूकता से लेके जो 20 वर्षों का परिवर्तन हुआ है उसका प्रदर्शन से लेके मनोरंजन और हर प्रकार की सुविधा, HPV टीकाकरण, ये सब काम हम लोगों ने समेकित रूप से किया है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद कहा है कि 25,000 लोगों ने अब तक मेले में भाग लिया है और इनकी इच्छा है कि अब ये जिला स्तर पर भी अब मेले का आयोजन हो। और निश्चित रूप से ये जो मेला है ये सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि उत्सव के रूप में डॉक्टर्स भी देख रहे हैं और अधिकारी भी और आम लोग भी। जाहिर है लोग लगातार कल से ही मेले का आनंद उठा रहे हैं और इससे जागरूकता पर भी असर पड़ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर सिवान से, जहां सिवान में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रक से करीब 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। पुलिस ने ट्रक के चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने रेलवे ढाला के पास ये कार्रवाई की। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से अब पूछताछ हो रही है। इनके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। आखिर शराब की खेप किसने मंगाई थी और इसकी डिलीवरी कहां होनी थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर इन दोनों से पूछताछ हो रही है। ट्रक ड्राइवर और इसके साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और देखिए, सिवान में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश के निर्देश पर पुलिस लाइन में बुलडोजर चलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की देसी और विदेशी शराब नष्ट की गई। उत्पाद विभाग की निगरानी में यह कार्रवाई की गई है। 15,543 लीटर शराब को नष्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और जिसे जिले के कई थाना क्षेत्रों उत्पाद टीम ने जब्त किया था। सिवान बिहार यूपी सीमा पर स्थित होने की वजह से तस्कर यहां से शराब की खेप को ले जाने की कोशिश में थे, जिसे प्रशासन ने समय रहते जब्त करते हुए कार्रवाई की। और अगली खबर वैशाली से, जहां विभिन्न थाना में जब्त शराब पर एक साथ बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कुल 1,769 लीटर देसी और विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया और इसके बाद विनष्ट शराब को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान सभी थानों के थानाध्यक्ष के अलावा सीओ की उपस्थिति भी रही और वीडियोग्राफी भी कराई गई। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जहां डांसर के साथ मुखिया के बेटे के स्टेज पर तमंचे का डिस्को का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी कृष्णा नंदन सहनी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चकिया प्रखंड के महुआवा पंचायत के मुखिया का बेटा कृष्णा नंदन सहनी मुखिया के बेटे होने का रौब जमाता था। मुखिया के बेटे का गांव में एक समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ था। जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाते हुए उस पर कार्रवाई कराने का दबाव बनाया और देखिए, इसके बाद पिपरा थाना पुलिस ने मुखिया के बेटे को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है। और अगली खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज से चौंकाने वाली खबर सामने आ चुकी है, जहां पर शिकारपुर थाना क्षेत्र की एक महिला जो कि 5 बच्चों की मां है, गांव के युवक टूमन अंसारी के साथ फरार हो गई।
महिला अपने साथ अपने छोटी बेटी को भी ले गई है। फरार महिला का पति पंजाब में मजदूरी का काम करता था, लेकिन सूचना मिलते ही बच्चों के साथ पुलिस थाने पहुंचा। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रेमी पर पत्नी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घर हमारा नहीं है, बाहर रहने हैं, कमाए गो रहने हैं। जब फोन करें तो मोबाइल दूसरी कॉल पर व्यस्त बताइए, तो हम बोला हम डांटेंगे कहाँ बतिया तो रही, तो डायरेक्ट। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मुंगेर के कच्ची कावड़िया पथ पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। श्रावणी मेले को लेकर 27 आउटपोस्ट तैयार किए गए हैं, जिसमें 24/7 3 शिफ्टों में फोर्स और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल को बुलाया गया है, जिसमें 300 जवान, 150 पदाधिकारी और होमगार्ड को भी लगा दिया गया है। कांवड़ियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। करीबन 27 आउटपोस्ट का निर्माण किया गया, जिसमें 24 घंटे 3 शिफ्ट में हम लोगों ने फोर्स और ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की है। इसमें मुख्यालय की तरफ से भी हम लोगों को पर्याप्त बल मिला है। लगभग 300 प्लस हम लोगों ने फोर्स और 150 प्लस पदाधिकारी यहाँ पे लगाए हैं। इसके अतिरिक्त होमगार्ड भी की ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है और सीनियर पदाधिकारी डीएसपी रैंक के प्रतिदिन जो है उन लोगों की रोस्टर वाइज ड्यूटी लगी है। यहाँ पे आके सुपर पेट्रोलिंग भी करेंगे और बाकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सारी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे किया गया। तो सावन माह की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ का दरबार शिव भक्तों से गुलजार दिख रहा है। नमामि गंगे घाट से लेकर कच्ची कावड़िया पथ भगवामय हो चुका है। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई दे रही है। की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज गेरुआ रंग में रंग जाता है। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। यह नज़ारा कच्ची कांवड़िया पथ का है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिव के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साह भाव से भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सुल्तानगंज से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाबा बैद्यनाथ। कितने सालों से जाना हो रहा है? 3 साल हो रहा है। तीसरा साल है। तीसरा साल। क्या कारण है लगातार भोलेनाथ के पास? ऐसे ही मन होता है, चल जाते हैं। हाँ। क्या मांगते हैं भोलेनाथ से? इस बार क्या मांगिएगा? कुछ नहीं हम मांगते हैं। कुछ नहीं मांगते हैं। मुरादें पूरी करते हैं भोलेनाथ? हाँ, सब पूरी होता है। होते हैं। हाँ, जो सोचता हूँ हो जाता है। 110 किलोमीटर कैसे दिक्कत नहीं होती? नहीं दिक्कत होता है। क्या नाम लेते हैं जो दिक्कत नहीं होती? बोल बम। बोल बम। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू शर्मा। चलिए, यह नज़ारा भागलपुर के कच्ची कांवड़िया पथ का है और जो शिव के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित होकर पैदल भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। वाकई में भोलेनाथ औघड़दानी हैं और ये सबकी सुनते हैं और यही कारण है कि सावन के महीने में देश विदेश से काफ़ी संख्या में लोग सुल्तानगंज आते हैं और अपने कांवर में जल भर कर पैदल भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देवघर जाते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए जोहार झारखंड, लेकिन सबसे पहले